आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया। इस हफ्ते 5 दिनों में चौथी बार कीमत में इजाफा किया गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे फी लीटर का इजाफा किया है। इस तरह 5 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 3 रुपये 20 पैसे का इजाफा हुआ है। इस इजाफे के बाद दारुल-हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 98 रुपये 61 पैसे और डीजल की कीमत 89 रुपये 87 पैसे फी लीटर हो गई है। माहिरीन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार कई रोज तक इजाफा जारी रह सकता है। सरकार में को कंट्रोल करना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये सिर्फ दिल्ली की सिचुएशन है, पूरे इंडिया में मुंबई चले जाइए आप, वहाँ पे 112 और मेरे ख्याल से 96 है। यहाँ तो फिर भी डीजल 89 है, तो डीजल भी वहाँ पे 8-7 रुपये महंगा है और 15 रुपये पेट्रोल महंगा है। और तो ये कंट्रोल नहीं करेंगे तो दिक्कत में तो आएगा मिडिल क्लास, तो बहुत कंट्रोल करना चाहिए। बढ़ेगा तो फिर जेब पे असर पड़ेगा ही। तो ऑयल के रेट तो वैसे अब लड़ाई के चक्कर में बढ़ ही रहे डेली। यहाँ तो फिर भी कम है, बाहर तो और ज़्यादा हो गया। अगर पहले कितना डलवा रहे थे अब कितना डलवा रहे हैं, फर्क थोड़ा पड़ रहा होगा। अब वो तो फर्क पड़ेगा ही, ओवरऑल तो फर्क पड़ता ही पड़ता है। और पेट्रोल बढ़ने से आम जनता की जेब पे बहुत फ़र्क पड़ा है। और जो गरीब तबका है, जो बाइकों पे चलता है, गाड़ियों में चलता है, बसों में चलता है, हर चीज़ का किराया बढ़ेगा। बसों का भी किराया बढ़ेगा, माल का भी किराया बढ़ेगा। बाइकों में जो चलते हैं हर पॉकेट पे मंथली इसका बर्डन आएगा, तो इसको बहुत नुकसान है। मैं चाहता हूँ कि डाउन आने चाहिए पेट्रोल के रेट, पर ये सरकार को सोचना है। देखो जी, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, खास करके हम मिडिल सेगमेंट वाले जो लोग हैं उनके लिए। 80 पैसे पर डे 3 दिन में 2 रुपीज़ 40 पैसे पर लीटर डीजल बढ़ चुका है। तो हम लोगों के लिए तो जी महंगाई की मार है। पूरा बजट आउट ऑफ बजट हमारा जा रहा है और हम लोग परेशान हैं इससे। तो हम तो यही चाहेंगे कि गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करे, रेगुलराइज करे, ताकि ये हम पर महंगाई की मार थोड़ी कम हो सके। इस पूरे मामले में बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे संवाददाता शंकर आनंद इस वक्त जुड़े। शंकर, एक हफ्ते में चौथी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, लोगों की जेब पर इसका असर पड़ा, किस तरह का रिएक्शन, सबसे पहले जानना चाहेंगे आम लोगों का किस तरह का रिएक्शन है इस पर? देखिए, पेट्रोल और डीजल का जो जब भी कीमत बढ़ता है तो उससे आम लोगों के जीवन पे भी असर पड़ने वाला है। क्योंकि अगर बात करें, जैसे ट्रेन की बात कर ले या बस की सेवा की बात कर ले, परिवहन सुविधाओं की बात कर ले, तो जो भी माल ढुलाई होता है, माल ढुलाई में सबसे पहला उसका असर पड़ता है। और माल ढुलाई के बाद उसके बाद आपके किचन का जो सामान है उस पर असर पड़ना शुरू हो जाता है। आपके रसोई घर से प्रारंभ होता है, उसके बाद आपके आम जनजीवन से संबंधित जो तमाम मसले हैं उस पर उसका असर पड़ता है। और जिस तरह से पिछले 5 दिनों के अंदर ये देखा जाए तो एक तरह से तीसरी जो एक कहा जा सकता है तीसरी बार इस टाइप को देखा गया है, काफी मूल्य में इजाफा देखने को मिला है। तो आने वाले दिन में इस पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और भी ज्यादा इजाफा होने वाला है। और इसकी जो मुख्य वजह यह बताई जा रही है कि जिस तरह से पिछले कुछ समय से लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन भारत में 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे, तो उस वक्त में पहले से ऐसा कयास लगाया गया था कि उस वक्त में तेल की कीमतों में इजाफा नहीं होगा। तो ये जो इजाफा बढ़ने का जो काम है वो 4 नवंबर से ही रोका गया था, लेकिन 10 मार्च को चुनाव का परिणाम आने के बाद अब उस दिन से ही एक अनुमान लगाया जा रहा था कि लगातार अब इस मूल्य में इजाफा होगा। तो अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है कि 3 से 4 दिनों के अंदर में जिस तरह से इजाफा देखने को मिल रहा है, और जिस तरह से खास तौर पर देखा जाए कई राज्यों में देखा जाए तो वहां पर जो पेट्रोल और डीजल का जो कीमत है उसमें शतक का जो आंकड़ा है उसको भी क्रॉस कर चुका है। यानी कि 100 रुपए का जो आंकड़ा है पेट्रोल का वो भी क्रॉस कर चुका है, जिसमें खास तौर पर अगर बात करें महाराष्ट्र की बात कर ले या कोलकाता की बात कर ले तो वहां पर पेट्रोल की कीमतों में जो जिस तरह से इजाफा देखने को मिल रहा है 100 रुपये से भी ज्यादा का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। और जिस तरह से आने वाले दिनों की अगर बात करें तो आने वाले दिनों में भी इसमें काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कच्चे तेल की कीमतों में काफी बढ़ोतरी देखने को बिल्कुल। शंकर, एक सवाल ये करना चाहेंगे कि जिस तरह से अपोजिशन का हंगामा लगातार जारी है, जगह जगह एहतजाज कर रहे हैं, कभी सिलेंडर लेकर कर रहे हैं, कभी सड़क पर वो खाना बना रहे हैं, लेकिन सरकार पर इसका कुछ असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, सरकार इस मामले पर भी बहुत ज्यादा भी कुछ पहल करती हुई अभी नहीं दिख रही है। और सरकार एक तरह से सरकार के पास एक ये बात एक पॉइंट भी है कि पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि जिस तरह से 4 नवंबर से ही
इस पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा के काम को रोका गया, उस वक्त से लेकर 10 मार्च तक कोई भी मूल्य इजाफा नहीं किया गया। तो कहीं न कहीं उसका असर कहीं न कहीं अब जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब 5 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, उसके परिणाम आ चुके हैं और इसी वजह से अब आने वाले दिनों में कुछ दिनों में लगातार इस तरह के इजाफे लगातार देखने को मिल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली असेंबली में आज 2022-23 का बजट पेश होगा। आम आदमी पार्टी का यह 8वां बजट है। मनीष सिसोदिया वजीर खजाना के तौर पर 8वीं बार दिल्ली का बजट पेश करेंगे। कोरोना वबा से राहत के बाद आम आदमी पार्टी इस बार स्वराज बजट पेश करेगी। माना जा रहा है कि इस बजट में कई स्कीमों को हवाले से ऐलानात किए जा सकते हैं। तवक्को है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार बजट में 5 से 10% इजाफा भी हो सकता है। आपको बता दें कि पिछली बार बजट 69,000 करोड़ का था। काबिल जिक्र है कि ख्याल किया जा रहा है कि इस बार बजट में अवामी राय पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। हुकूमत ने इसके लिए अवाम से तजावीज़ मांगी थी और 5,000 से ज्यादा लोगों ने हुकूमत को तजावीज़ भी भेजी थी। इस बार हुकूमत तरक्याती कामों और सेहत की खिदमात पर ज्यादा तवज्जो दे सकती है। सड़कों की लंबाई, दिल्ली के लोगों के लिए स्मार्ट हेल्थ कार्ड, ख्वातीन के मोहल्ला क्लिनिक, कच्ची आबादियों के लिए तरक्याती काम, पीने के पानी की सहूलत वगैरह इस बजट में खास हो सकते हैं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का जहां सभा नुमाइंदा रचना इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रही है। रचना, दिल्ली सरकार अपना बजट पेश कर रही है, आम आदमी के लिए क्या कुछ खास हो सकता है आज बजट में? बिल्कुल, जिस तरीके से आज दिल्ली विधानसभा में दिल्ली का बजट पेश किया जाएगा और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया राज्य का बजट पेश करेंगे। आपको बता दूं कि जिस तरीके से कोरोना महामारी के कारण तो सबसे ज्यादा अवसर जो है वो हेल्थ सेक्टर में पड़ा था, तो माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार हेल्थ सेक्टर में भी ये ऐलान कर सकती है। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है दिल्ली का प्रदूषण को लेकर है, तो प्रदूषण को लेकर भी बड़े ऐलान दिल्ली सरकार की तरफ से किए जा सकते हैं। और अगर हम आम आदमी की बात करें तो शिक्षा, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अहम मुद्दे होते हैं, उस पर भी सरकार कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। और जिस तरीके से पिछले साल दिल्ली सरकार ने 69,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, इस बार भी माना जा रहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर खास जोर रहेगा। और इसके साथ ही जिस तरीके से महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, फ्री बिजली पानी की सुविधाएं थी, वो जारी रहेंगी। और क्या कुछ नए ऐलान हो सकते हैं, ये बजट पेश होने पर ही सामने आ पाएगा। बिल्कुल रचना, एक चीज ये जानना चाहेंगे कि बजट पेश होने से पहले आम आदमी पार्टी ने पब्लिक से भी राय मांगी थी कि कोई मशवरे अगर आपको देना है उसके हिसाब से हम बजट तैयार करेंगे। तो क्या जो पब्लिक के 5,000 से ज्यादा लोगों ने इस पर अपना रिएक्शन दिया या अपने मशवरे दिए, क्या उसका भी असर दिखेगा बजट पे कुछ? बिल्कुल, दिल्ली सरकार ने कहा था कि जब राज्य का बजट यानी कि दिल्ली का बजट पेश किया जाएगा तो दिल्ली के लोगों की राय ली जाएगी। और सरकार ने कहा कि लोगों की सलाह के बाद ही इस बजट को बनाया गया है। और इस बजट में सरकार ने जिस तरीके से लोगों से बात की या लोगों से राय ली, तो लोगों के लिए बेसिक नीड सबसे ज्यादा जरूरी होती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, बिजली, पानी, ये तमाम जो सुविधाएं हैं वो हर आम आदमी चाहता है। इसमें किसी तरीके का जो रिलैक्सेशन है वो मिले। तो अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार के पास जो दिल्ली के लोगों की राय आई है उनको कितना शामिल किया गया है और इस बजट में दिल्ली के लोगों की राय का क्या कुछ असर दिखता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रचना इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार वजीर आला के तौर पर हलफ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे के अंदर काबीना की मीटिंग बुलाई है। योगी आदित्यनाथ की काबीना की मीटिंग आज लोक भवन में होगी। काबीना की मीटिंग में प्रोटेम स्पीकर का नाम तय किया जाएगा और मीटिंग के बाद वजीर आला प्रोटेम स्पीकर के हलफबर्दारी तकरीब के लिए गवर्नर हाउस जाएंगे। बाकायदा योगी आदित्यनाथ आला अफसरान के साथ मीटिंग भी करेंगे। आज के काबीना इजलास में पार्टी के संकल्प पत्र के वादों पर फैसला किया जा सकता है। इजलास में खास तौर पर आवारा जानवरों के लिए पनाहगाह और किसानों को मुफ्त बिजली के साथ साथ 60 साल से ज्यादा उम्र के ख्वातीन को सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करने की तजवीज़ को मंजूरी दी जा सकती है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे लखनऊ का, जहां समाचार नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त जुड़ चुके हैं। तारिक, महीनों की गहमा गहमी और सियासी हलचल के बाद फिलहाल जो है सरकार तो बन गई है और आज काबीना की मीटिंग भी होने वाली, क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? हाँ देखिए आदम, इशारा तो दे दिया गया था कि जैसे ही काबीना की मीटिंग होगी तो हुकूमत उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की क़यादत में वो तमाम काम करेगी जिसके वादे किए गए हैं। बिलखुसूस जो अहदनामा है, जो संकल्प पत्र है, उसके हवाले से काम शुरू कर दिए जाएंगे। तो देखिए एक बात तो ये वाज़ेह हो चुकी है कि इस मर्तबा जब दूसरी पारी खेलने के लिए, दूसरी इनिंग्स खेलने के लिए आए हैं योगी आदित्यनाथ,
तो जाहिर है कि उनके हौसले भी बहुत बुलंद हैं और उन्होंने बार बार ये कहा है कि इस मर्तबा कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी और कहीं ना कहीं उन्हें ये एहसास भी है कि माजी में जो थोड़ी बहुत खामियां रह गई थी उनको दूर किया जाएगा। तो देखिए, चाहे किसानों के मसाइल हो, चाहे बिजली फराहमी का मामला हो, या जैसे कि बताया आपने कि बुजुर्ग खवातीन के लिए, 60 साल के ऊपर की खवातीन के लिए रोजगार के मसाइल हो, या बसों में उनके रोजगारी भत्ते का मामला हो, या बसों में मुफ्त सफर का मामला हो, कई ऐसे मामला आते हैं जिन पर आज गौर व खोज किया जाएगा और बाकायदा फैसले किए जाएंगे। साथ ही जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है, जो अहम मौजू है, वो है देखिए मवेशियों का, जंगली जानवर, जंगलों में जो जानवर हैं, जाहिर है खेतों के जो नुकसान हो रहे हैं उसको लेकर पूरे इलेक्शन में बड़ी जाहिर है कि हाहाकार रही और बड़ी तनकीद की गई, तस्दीक किए गए कि साहब फसलें बेकार हो रही हैं, फसलें तबाह हो रही हैं, तो उसको लेकर कुछ अहम फैसले किए जाएंगे। जाहिर है कि गौशाला के मामले में भी योगी आदित्यनाथ बहुत संजीदा रहे हैं, तो उस हवाले से भी कुछ गौर व खोज किया जाएगा। साथ ही जो बड़ी बात है वो ये है कि रोजगार और सड़कों के मामले में भी कुछ अहम फैसले हो सकते हैं, ताकि क्योंकि इस मामले को लेकर भी गुज़िश्ता इलेक्शन में खासी हुकूमत की सरजनिश की जाती रही है। तो देखिए, देखना यह है कि किस अंदाज से शुरुआत होती है। जाहिर है दूसरी मुद्दत कार है तो हौसले भी बहुत बुलंद है और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके साथ है। जाहिर है कि लामबंद हो गए हैं सब कि उनके आदेशों के, उनकी हिदायत के, जाहिर है कि अमल करने के लिए हिदायत पर। तो अब देखना यही है कि इस मरतबा जो पारी खेली जाएगी उसमें क्या चीजें पॉकेट पर रखी जाएंगी। दूसरी बात अहम ये भी है आदम के जिस अंदाज से तब्दीलियां की गई, कुछ नए चेहरों को शामिल किया गया है, तो उसने भी मंजरनामे को ये वाजे कर दिया है कि इस मरतबा का जो मामला होगा वो बहुत आसान किसी लीडर के लिए भी नहीं होगा। क्योंकि देखिए, हमने ये भी देखा कि मुसलसल कसीदा खानी करने वाले लोगों को भी कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया है और नए चेहरों को सामने लाया गया है। और तमाम जो ये जातीय समीकरण होते हैं, जो जात पात के मामला होते हैं, उस वजारत की तकसीम में उनको भी कहीं ना कहीं मलहूज रखा है। तो देखिए, एक तो ये कि रियासत के मामले और असेंबली इलेक्शन के मामले, दूसरा ये कि आने वाला लोकसभा इलेक्शन की तैयारियों के पेश नजर जो फैसले किए गए वो बहुत अहम है। तो अब तमाम सियासी जमातों के लिए भी ये एक इशारिया है कि उनको किस अंदाज से हिम्मत अमली वजह करनी है। देखिए, 10 बजे योगी काबीना की मीटिंग और 10 बजे समाजवादी पार्टी के मेंबरान असेंबली जो है उनकी मीटिंग हो रही है। तो देखिए, एक तरफ इख्तिदार के लोग और दूसरी तरफ इख्तिलाफ के लोग, ये अपोजिशन, तो दोनों एक दूसरे पर अब जाहिर है कि तैयारियां करेंगे, एक दूसरे पर कैसे तनकीद की जाए या किस अंदाज से माहौल को बेहतर बनाया जाए, अवाम को क्या सहूलियात फराहम की जाए, किन मामलों को उठाया जाए। तो अब सियासत का ये दूसरा दौर शुरू हुआ है और देखना यह है कि किस अंदाज से ये दूसरा दौर शुरू होता है, अवाम के लिए क्या। बिल्कुल, योगी के लिए इस बार इतना आसान नहीं होगा क्योंकि अपोजिशन की तादाद बढ़ी है इस बार असेंबली में। हाँ, जाहिर है कि देखिए आदम असर तो पड़ता है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि बहुत आसान नहीं होगा, तो बहुत मुश्किल इसलिए भी नहीं है कि जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं उसको ये इशारे मिल गए हैं कि ये अब देखिए, जाहिर है कि एक पार्टी की सरकार है तो बड़ी तादाद है और जाहिर है कि इतना बड़ा बहुमत लेके इतनी बड़ी तादाद में लोग उनके आए हैं, तो बहुत ज्यादा कमजोरी तो नहीं कह सकते। ताहम हाँ, अपोजिशन की जो आवाजें होंगी वो थोड़ी सख्तीर भी हो सकती हैं और थोड़ी शिद्दत लेकर भी सामने आ सकती हैं। अब देखना यही है कि किन मौजूआत को बुनियाद बनाते हुए अपोजिशन आगे का सफर करेगा, कौन से मसाइल ऐसे होंगे जिन पर हुकूमत को घेरने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलवक्त का जो मंजरनामा है आदम, वो योगी आदित्यनाथ के हवाले से बहुत खुशकुन है और बड़ा उम्मीद अफजा भी है और लोग भी उनकी तरफ उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं। चलिए तारिक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में वज़ीर आला बनने और ऐवान के लीडर बनने के बाद आज समाजवादी पार्टी असेंबली में अपोजिशन लीडर के नाम पर मुहर लगा सकती है। समाजवादी पार्टी के नवमंतखब अरकान असेंबली की पहली मीटिंग आज होने जा रही है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव को पार्टी के लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब किया जा सकता है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर असेंबली में किया गया वज़ीर आला केजरीवाल का खिताब खूब सुर्खियां बटोर रहा है। एक तबका केजरीवाल के साथ खड़ा है तो एक उनकी मुखालफत में आवाज़ उठा रहा है। क्योंकि बीजेपी द कश्मीर फाइल्स की जोर शोर से तशहीर में जुटी हुई है तो वो केजरीवाल के खिताब के खिलाफ पोस्टर वार शुरू कर दिए। दिल्ली में जगह जगह बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं जिसमें केजरीवाल पर दहशतगर्दों की जबान इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाते हुए उनसे माफी मांगने का मुतालबा किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने द कश्मीर फाइल्स को बेघर कश्मीरी पंडितों के दर्द और तकलीफ को बयान करने वाली फिल्म करार दिया। शिवराज सिंह चौहान ने रियासत में नस्लकुशी
म्यूजियम कायम करने के लिए जमीन फराहम करने का ऐलान किया। वज़ीर आला ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की तजवीज़ पर मध्य प्रदेश में नस्ल कृषि म्यूजियम और आर्ट सेंटर कायम किया जाएगा, जहां लोगों को मालूम होगा कि किस तरह कश्मीरी पंडितों ने दहशतगर्दाना हमलों का सामना किया और इन्होंने कई मुश्किलात के बावजूद कभी हथियार नहीं उठाए। आज विवेक जी ने एक बहुत अच्छा विचार दिया है जेनोसाइड म्यूजियम का। और विवेक जी, आप जेनोसाइड म्यूजियम की योजना बनाइए। जमीन सहित राज्य सरकार हर तरह का सहयोग आपको करेगी। मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूं। तो लोग जाने और जानने के बाद जो आपने बात कही, क्या मानवीयता की बात करेंगे? निकले वहां से तो ये देखते हुए एक बेहतर इंसान बन के निकले, हिंसा और घृणा के लिए नहीं। शिवराज सिंह काबीना के 2 रोज़ा अहम मीटिंग का पचमढ़ी में आज से इनेकाद होगा। वज़ीर आला शिवराज सिंह काबीना वज़रा के साथ पचमढ़ी पहुंच चुके हैं। 2 रोज़ा काबीना मीटिंग में हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता दिनों तश्कील दी गई वज़रा ग्रुप की 14 कमेटियों की मीटिंग का इनेकाद होगा। वज़रा ग्रुप की 14 कमेटियों के जरिए मध्य प्रदेश को खुद कफील बनाने, रोजगार के नए मौके फराहम करने को लेकर रोड मैप तैयार किया जाएगा। 2 रोज़ा मंथन से जो अमृत निकलेगा, इसकी रोशनी में मध्य प्रदेश में अवामी फलाह के तरक्याती प्रोजेक्ट का निफाज हुकूमत के जरिए किया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग योजनाओं के क्रियान्वयन को और सुचारू रूप से निष्पादित करने के लिए मंत्री समूह बनाए हैं। मंत्री समूह की बैठक चल रही है और उसके साथ साथ इन विषय पर जनता के यदि कोई सुझाव हैं, जनता को लगता है कि इन योजनाओं में ये कुछ परिवर्तन हो तो ज्यादा लाभ मिलेगा, तो उसको भी आमंत्रित किया गया है और उस विषय में हम 2 दिन विचार करेंगे। जो मंत्री समूह के सुझाव होंगे उस पर भी विचार होगा और जनता के जो सुझाव आएंगे उस पर भी विचार होगा। इस पूरे मामले में बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त जुड़े हैं। मेहताब, शिवराज सिंह काबीना की आज अहम मीटिंग होने वाली है, 2 रोज़ा मीटिंग है, क्या कुछ इश्यूज है जो ज़ेरे बहस आएंगे? आजम 2 रोज़ा मीटिंग आज और कल जारी रहेगी। पिछले दिनों 14 कमेटियां तश्कील दी गई थी वज़रा ग्रुप की, उन 14 कमेटियों का प्रेजेंटेशन होगा और खास बात यह है कि जहां पर वज़रा ग्रुप अपना प्रेजेंटेशन देंगे वहीं पर आवाम से भी मशवरे मांगे गए हैं कि मध्य प्रदेश को खुद कफील कैसे बनाया जाए, रोजगार के मौके कैसे फराहम हो सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट की जो बातें की जा रही हैं उसको जो है अमल में कैसे लाया जा सकता है, खवातीन को खुद कफील कैसे बनाया जा सकता है, बच्चों की सेहत को लेकर और फिर जो है यहाँ पे पसमानदा तबकात जो है उनकी तालीम को लेकर जो है किस तरह से जमीनी इक़दाम किए जा सकते हैं, उन तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। लेकिन खास बात यह कि भोपाल में जहाँ पर ये कैपिटल है, इसको छोड़कर जो है भोपाल से जो पचमढ़ी में मीटिंग का इनेकाद किया गया है। इसके पीछे वजह यह है कि भोपाल में इस वक्त गर्मी बहुत पड़ रही है, पचमढ़ी का जो है दर्जा हरारत जो है इस वक्त 2 डिग्री टेम्परेचर है, तो वहाँ पर पचमढ़ी में शिमला का मजा भी आएगा और वहाँ पर ठंडे मौसम में लोग जो है गौर फिक्र करेंगे और रोड मैप किस तरह का तैयार होता है, 2 रोज़ा मंथन में अमृत क्या निकल कर आता है, ये गौर करने वाली बात होगी। अवामी राय को भी इसमें शामिल किया गया मेहताब? हाँ, अवामी राय को भी मशवरा तलब किया गया, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है कि आप उस पर अपना मशवरा दे सकते हैं, क्योंकि जो वज़रा ग्रुप की जो 14 कमेटी है वो तो अपना प्रेजेंटेशन देंगे, लेकिन अवाम उसमें क्या चाहते हैं, अवाम की तवक्कुआत क्या है, अवाम का मशवरा क्या है, दानश्वरों का भी मशवरा मांगा गया है कि आप अपना मशवरा दे सकते हैं ताकि उसमें शामिल किया जा सके। आज़म, चलिए मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। मुंबई दहिसर हाईवे पर भयानक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 2 मासूमों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बच्चों की मां और बड़ी बहन की हालत तशवीशनाक है। मुतासिरीन पंजाब से मुंबई लौट रहे थे, हाईवे पर ट्रक ने इन्हें कुचल दिया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। खैरसून के बहास पर रूस को न सिर्फ मज़ाहमत बल्कि पसपाई का भी सामना है। पेंटागन के मुताबिक खैरसून पर रूस की गिरफ्त कमजोर पड़ रही है। ओडिशा, माइकोलेव और कीफ में भी लड़ाई जारी है। इस बीच यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रूस को जोरदार झटका देने का दावा किया है। यूक्रेन का रूस को जोरदार झटके देने का दावा। रूस के 16,000 फौजियों को मार गिराने का दावा।
जेलेंस्की ने एक बार फिर अमन मुज़ाकरात का मुतालबा दोहराया। यूक्रेन जंग के मैदान में रूस से लोहा ले रहा है। कीव में रूस के कब्जे से कुछ इलाकों को छुड़ाने के बाद खेरसून में घमसान का रन पड़ा है। पेंटागन का दावा है कि रूस की गिरफ्त खेरसून में कमजोर हुई है। मारियोपोल, माइकोलीव, वेंटेसिया, ओडेसा और कीव में लड़ाई जारी है। इस बीच यूक्रेनी सदर व्लादिमीर जेलेंस्की ने दुश्मन को कारी जर्ब लगाने का दावा किया है। Стримуючи російські дії, наші захисники і захисниці підводять керівництво Росії до простої і логічної думки. Треба говорити. Говорити